मलिक साहब, उन्होंने कुछ सवाल उठाए गए हैं रूस के तेल के हवाले से और उसके वो जवाब दे रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ा डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि अगर आपने लिया तेल तो अनाउंस करें। मैं बहुत से अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आप किसी भी मुल्क जिसने रूस से तेल लिया है उसकी कमर्शियल डील हमें दिखा दें। नहीं, किसी मुल्क से, बेशुमार ममालिक ले रहे हैं, आप दिखा दें कि देखिए फलां मुल्क ने लिया है और इतने में लिया, इस वजह से आपको भी चाहिए कि आप इसको अनाउंस कर दें। वो रूस ने हमारे पास लिबर्टी नहीं है, वी आर नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज द कमर्शियल डील। जैसे कि अभी हारून साहब भी कह रहे थे ये पॉसिबल नहीं, उन्होंने डील करनी होती है। अगर हम इस तरह कमर्शियल तफसीलात उनके सामने रखनी शुरू कर देंगे तो एक जो मुल्क है वो दूसरे मुल्क के खिलाफ उसको प्ले करना शुरू कर देगा। ये मुनासिब नहीं है, ना ये किसी और मुल्क ने किया। तो हमारा मुल्क कोई ऐसा खास मुल्क मार्स पे तो है नहीं कि पूरी दुनिया नहीं कर रही तो हम कहें कि हमारी। जी, दूसरी बात ये कि हमें एक साल तो नहीं लगा भाई। मैं आपको याद है दिसंबर में गया था रूस, पहली मर्तबा जो पहली हमारी गुफ्तगू शुरू हुई। जनवरी में वो लोग तशरीफ लाए थे और हमने तकरीबन मार्च में मुआहदा जो है वो मुकम्मल कर दिया था, साइन कर दिया था। अप्रैल में हमने तफसीलात तय करनी शुरू कर दी थी क्योंकि हमें बैंकिंग चैनल्स चाहिए थे, हमें शिपिंग चैनल्स नए चाहिए थे, हमें इंश्योरेंस नई चाहिए थी, नई री इंश्योरेंस चाहिए थी। तो हमें 1-1.5 महीना लगा पहला शिपमेंट लाने के लिए ये तमाम मामलात तय करते, और एक महीना हमें लगा आने में। तो स्टार्ट टू फिनिश जब वो जनवरी में गए और जून में तेल आ गया तो उसके दरमियान में 5 महीने मैंने आपको हर महीने का हिसाब दे दिया कि कितने महीने हमें किस काम करने में लगे। और फिर मैं ये कहता हूं कि आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए, इतना बड़ा मुआहदा स्टार्ट टू फिनिश साइन ना होना बल्कि तेल आ जाना और उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाना कब भाई 4 महीने या 5 महीने के अंदर, इससे पहले आज तक ये हुआ है। अच्छा, आगे की बात थोड़ा आखिरी बात मैं एक एनर्जी सिक्योरिटी की करना चाहता हूँ। जी, एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, मगर जो अभी चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड हमारे दोस्त हारून साहब कह रहे थे वो भी बात जरा जहन में रखें। हम क्या क्या कर रहे हैं, हम टापी पे लीडरशिप ले रहे हैं। अब पहले हम लीडरशिप नहीं ले रहे थे, हमारा पैसिव रोल था, अब हम लीडरशिप ले रहे हैं। हम आईपी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर बहुत प्रोग्रेस करने की कोशिश। ईरान पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ। टापी का आई इंटैक्ट जी, ये उन पे मुनहसर है, हमें उससे क्या मतलब दे आर नॉट आउट ऑफ इट फॉर्मली, आई नो दैट। देखिए, ये उनकी मर्जी है। हाँ, नहीं, अगर हमने तो यहां तक कहा है कि अगर आई आउट है तो हम उनके हिस्से की गैस देते हैं, तो क्या मसला है? ठीक है, अगर 1.3 मिलियन क्यूबिक फुट नहीं तो आप हमें 2.6 आई का मतलब इंडिया। और तो ये तो तुर्कमानिस्तान ने बेचना है, उनकी गर्ज है भारत के साथ। इट्स इंटरेस्टिंग, हमें तो लगता है अगर आए हो तो अच्छा है, बिकॉज देन दे हैव अ डिपेंडेंसी। एनर्जी सिक्योरिटी हमारे हवाले करने चाहते तो हमें क्या इतराज है, लेकिन हमें कोई इतराज नहीं। मगर ये उन पे दो मुल्कों का आपस का मामला है, हम उसमें खामखा अंदर आ जाएं, हमें क्या जरूरत है। लेकिन अगर भारत नहीं लेना चाहे तो हम लेने को तैयार हैं। ठीक है, टापी के अलावा ईरान पाइपलाइन पे बहुत काम हो रहा है। अभी हम उनको बता रहे हैं कि हम आपसे गैस लेना चाहते हैं मगर सैंक्शंस नहीं लगवाना चाहते। अपने ऊपर तो कोई नया तरीकाकार, अच्छा तरीकाकार तय करें। उसके अलावा टैप एक प्रोजेक्ट है जो हारून साहब आपको बता सकते हैं। कासा 1000 एक प्रोजेक्ट है जो बहुत मुश्किलात का सामना उसने किया, मगर फिर भी उसके हल जो हैं आप सामने आ रहे हैं और उस पर प्रोग्रेस हो रही है। उसके अलावा हमने 16 से 24 ऑफशोर एसेट्स अपने, यानी हमारे समंदर के अंदर, वो केकड़ा के बाद तो बिल्कुल ही बैठ गया सब कुछ, तो 16 से 24 नए एसेट्स ग्लोबली हम बिडिंग के लिए पेश कर रहे हैं, जिसके लिए हम रोड शो भी लेकर गए थे अभी। तो हम कंपनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन, लोकल ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बुला रहे हैं और मेरे ख्याल में 15 साल या 16 साल बाद पहली मर्तबा इस तरह एसेट्स बिडिंग के लिए रखे गए हैं। चलिए, इसको भी छोड़ दीजिए। टाइट गैस और जो सावर गैस है उसकी नई पॉलिसी काबीना के पास जा रही है, जिसके जरिए हमारी टाइट गैस के ज़खायर जो कंफर्म्ड हैं वो पाकिस्तान के अंदर खुल जाएंगे। फिर आपने ग्रीन टाइट गैस वो गैस होती है जी, आप कुएं में आप समझ लीजिए कि वो जो पत्थर है उसके अंदर गैस फंस जाती है, उसको टाइट गैस कहते हैं। आसान जुबान में बता रहा हूं, होता है ऐसे नहीं, मगर आप खुदाई करें तो पत्थर के अंदर जो छुपी हुई गैस है, एक तो है कि आपने पत्थर हटाए तो गैस निकल आई या तेल निकला है, एक पत्थर के अंदर छुपी हुई गैस है जिसको आप हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए फिर निकालते हैं उसको।
तो वो जो हमने कीमतें उनको कही हुई हैं उस कीमत पे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भाव में आती नहीं तो लोग करते नहीं, मगर ज़खायर हैं तो उसकी पॉलिसी दे दी है कि आप थोड़े और पैसे ले लें मगर जो गैस मुल्क में उसे निकालें। जब टाइट गैस, सावर गैस की पॉलिसी आ गई, टाइट गैस की पॉलिसी आ गई, 16 से 24 नए एसेट्स बिडिंग में आ गए और 10,000 मेगावाट बिजली जो है प्राइम मिनिस्टर ने 4 प्रोग्राम्स के जरिए अनाउंस कर दी सोलर की, जिसके ऊपर बिडिंग हो रही है। अब हो रही है बिडिंग? जी हो रही। इंटरेस्टेड पार्टीज? जी बिल्कुल जी। नहीं, पार्टीज हमारे हम कम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमने तो बिडिंग करनी है ना, हम उसको तरीकाकार से आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी जो ऑयल कंपनीज तो बिडिंग करेगा कौन अगर आप कह रहे हैं? जी मैं आपको बता रहा हूं ना, फॉर एग्जांपल हमने अपनी ऑयल कंपनी से कहा है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें टू एनर्जी कंपनीज, और अपनी ऑयल कंपनियों को ये कहा है कि वो सब्सिडियरी एक बनाएं जो सिर्फ रिन्यूएबल्स पे काम करेगी। जिस तरह आपने ब्रिटिश पेट्रोलियम को बीपी बनते देखा, जिस तरह आपने कतर पेट्रोलियम को कतर अच्छा जी, अब चेयरमैन साहब नाराज ना हो जाए कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा। चेयरमैन साहब ने तो एक डिनर छोड़ के हमारे पास बैठे हुए हैं। जी हारून शरीफ साहब, थैंक यू फॉर लिसनिंग इन पेशेंटली। अब ये बताइएगा कि टापी पे आपने बड़ी करीब से काम किया है और अभी भी आई एम श्योर यू फॉलोइंग इट। हुकूमत कितनी होपफुल होनी चाहिए टापी से? आफ्टर ऑल इट्स बीन 20 years plus। जी 3 मुख्तसर कमेंट। सबसे पहले तो जो अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम 1/3 तेल रूस से लेना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है तकरीबन $5 अरब का हमारा इंपोर्ट बिल इसमें होगा। तो विदाउट बैंकिंग चैनल्स ये रशिया के साथ कैसे होगा? आई एम श्योर इनके पास कोई गेम प्लान है, मैं सिर्फ उसको रेज कर रहा हूं। अब आते हैं टापी के ऊपर। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रेज किया टापी के आय का, जो कि जिसमें हिंदुस्तान इंडिया आता है। तो मैं एक इंडिया के जब इस पे काम करता था 10-12 साल से, तो जो एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, मैंने यही सवाल उनसे किया। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया मैं आपको कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए अरुण साहब, अगर आप हिंदुस्तान की जगह हो और हम 2200 किलोमीटर अफगानिस्तान से पाइपलाइन आए, एक अनस्टेबल कंट्री है, फिर तकरीबन पूरे पाकिस्तान से गुजरे, तो हमें क्या लेनी चाहिए? तो मैंने कहा जी कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसकी सियासत ये है कि ये जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है उसको काउंटर करने के लिए उस वक्त ये प्लान डेवलप किया गया था। मेरी इसके ऊपर 2 राय है। एक राय तो ये है कि पाकिस्तान IMF के बगैर मल्टीलैटरल फंडिंग टापी टाइप बड़े प्रोग्राम्स के लिए रेज नहीं कर सकता। तो हमें इसको बड़ा केयरफुली देखने की जरूरत है, क्योंकि जो तुर्कमानिस्तान है उसका कोटा मनी रेज करने का बहुत कम है। सो ये हमें देखना चाहिए कि इतने मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो 14-15 अरब डॉलर के हैं, उनका पैसा कहां से आएगा और आया ये रियलिस्टिक है कि हम कर सकें। दूसरा, अफगानिस्तान पे रिस्क की बात है, वो पाकिस्तान की अपनी जजमेंट है और ये बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मैं इसके आगे इस पे नहीं कमेंट करता। जहां तक ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, वहां पर बिल्कुल हमारे सैंक्शंस का भी इशू है, बैंकिंग का भी है, और तुर्कमानिस्तान जो है एक्चुअली ईरान के नेटवर्क को इस्तेमाल करके कहीं सस्ती गैस पाकिस्तान को दे सकता है अगर ईरान ट्रांजिट लेने पे तैयार हो जाए। लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट साइड बाय साइड चलते मुझे दिखाई नहीं देते। तीसरी चीज जो मैं, इससे पहले मैं इजाजत दूं, मैं कमेंट करता जाऊं, ये जो आपने अभी बात तो नहीं की, जो ऑयल रिफाइनरी है नसीम सऊदी अरब के साथ, उसके ऊपर बहुत एडवांस लेवल पे काम हो चुका था, कोई ये MOU नहीं था। मैंने खुद अपने हाथ से अरामको के साथ अग्रीमेंट टाइप किया था, हमने टाइमलाइंस इसकी बना ली थी। खालिदुल फली जो उनके वजीर हैं, वो और मैं इकट्ठे जमीन देखने गए थे बलूचिस्तान। अच्छा। उसकी हमने जी ये मैं सिर्फ तारीख से ही कर रहा हूं, ये जहां गलत हुआ ये 2 जगह हुआ। एक तो हुआ कि सऊदी अरब चाहता था कि हम कॉर्पोरेट एक कंपनी बनाएं अरामको के साथ, ना कि हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से डील करें, तो अभी हम वो नहीं बना पाए थे। दूसरा, आपको याद है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का उस वक्त वो जो कतर और मलेशिया का एक एंगल आ गया, तो ये सऊदी अरब ने इसके ऊपर बैक सीट ले ली थी। तो आई एम ग्लैड कि अगर पॉलिसी बन गई है और इसको ये रिवाइव करे। मेरी इनको सिर्फ राय ये है कि इनकी हुकूमत के 3 माह रह गए हैं, इट विल बी बेटर कि अगर इसको डीरेगुलेट करके अगर एक टापी की तरह की इस रिफाइनरी की इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी बना के एक CEO लगा दिया जाए, तो फिर शायद ये आगे तेज चले। हुकूमतों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह के आपसे इजाजत लूंगा, आप मिनिस्टर साहब से इनके जवाब दे दीजिए। जी
जी मैं समझता हूँ हारून ने बड़े सवालात रेज किए हैं। मैं एक एक करके रिफाइनरी से शुरू कर लेते हैं। देखिए बात यह है कि ये रिफाइनरी का प्रोजेक्ट तो सऊदी अरेबिया रिजेक्ट कर चुका है, और वो इस वजह से रिजेक्ट कर चुका है कि इसकी IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बहुत लो है, तकरीबन 7 से 9% है। और हारून साहब ने अगर इस पे काम किया और अभी टीवी पे हैं तो ये साथ के साथ बताते जाएं। इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी वो नेगेटिव थी। जो पाकिस्तान ने तजावीज़ रखी थी उसके सामने, अरामको के सामने, उनके अंदर IRR जो था वो 7 से 9% था और नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव थी और नेगेटिव कैश फ्लो था। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अरामको ने इनकी कुछ सामने चीज़ें रखी थी कि अगर आप रिफाइनरी करना चाहते हैं तो आपको ये पॉलिसी पड़ेगी जिसके नतीजे में इसका IRR 15% से ऊपर जाए, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, तो फिर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो इतना वक्त पिछली 4 साल हुकूमत के पास थे तो कोई ऐसी पॉलिसी बना देते, 3 साल थे बना देते कि जिसमें IRR पॉजिटिव। 4 साल थे, अब ये 5वां साल है ना, पौने 4 साल तक हारून एग्जिटेड। नहीं, हारून साहब तो बहुत थोड़ी देर रहे, और हारून साहब की जो असल कंट्रीब्यूशन अगर आप उनसे पूछना है तो कासा के हवाले से पूछें, जिसमें उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में, और कासा के अलावा टैप में भी अगर आप इनसे पूछे तो बहुत महारत। मैं तो आपको उस एग्रीमेंट का बता रहा हूं। अब हुकूमत ने एक पॉलिसी ना सिर्फ बनाई है बल्कि स्टार्ट टू फिनिश बना के अप्रूव करके काबीना से मंजूर कर दिया। वो पॉलिसी बन चुकी है, उसको अरामको के सामने रख दिया गया है ताकि हम इसको कंप्लीशन की तरफ ले जा सके। बाकी उनकी तजवीज़ कंपनी बनाने वाली सर आंखों पे बड़ी अच्छी तजवीज़ है, मैं ज़रूर उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उस पर गौर भी करेंगे। एक ये हो गई बात। दूसरी बात यह है कि ये भी बात इनकी ठीक है कि हमें ज़र मुबादला तो चाहिए। अभी हम सॉरी, तो ये जो रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट है, सो वेयर आर वी ऑन दिस आप? बिकॉज़ जी मैं तो मेरी तो जी मैंने आपको बताया कि पॉलिसी जो है वो हो चुकी है। हमने खत लिख दिया है, उनकी वजीर को भी खत लिख दिया है, उनके सफ़ीर से भी बात कर ली है, उनके साथ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं। अगले 1-1.5 हफ्ते में गुफ्तगू इस पॉलिसी को सामने रखते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। कोशिश हमारी ये कि हम इसको साइन करके जाएं ताकि ये बात फिर ना हो कि पुरानी हुकूमत ने कहा था, सुना था, बात कल को कोई और साहब बैठे होंगे वो कहेंगे भाई हाँ पॉलिसी तो बन गई थी, हमने तो कोई एग्रीमेंट नहीं देखा। तो एग्रीमेंट साइन इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, वी वॉकिंग इट बैकवर्ड्स। अच्छा, ये हो गया जी। आप बताइए जी जस्ट क्विकली, बिकॉज मुझे आपसे एक सवाल करना है बिफोर वी क्लोज। जी दूसरी बात जो है वो बैंकिंग के हवाले से उन्होंने की, तो बैंकिंग तो हमने तय कर ली है। पाकिस्तान में फंजिबल है हमारे लिए डॉलर में, हम तो डॉलर में भी लेने को तैयार। पेइंग इन चाइनीज, जी हम चाइनीज करेंसी में इस डील में दे रहे हैं क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए आप पाकिस्तान से बाहर निकले तो डॉलर, दरम, दिनार, रियाल, ये सारी फंजिबल चीजें हैं, आप एक के बदले में दूसरा खरीद लें। हमारी इस वक्त सूरत हाल ये कि जिस बैंक से हम डील कर रहे हैं वो उनके पास वान मौजूद थे, वो वान के अंदर या RMB के अंदर या चीनी करेंसी में डील करना चाहते थे, तो इस डील के अंदर चीनी करेंसी हो गई है। अगली डील में हो सकता है AED हो, उसके बाद हो सकता है सऊदी रियाल हो, किसी वक्त हो सकता है डॉलर हो। पाकिस्तान एक कबाब बोर्ड काम कर रहा है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी करेंसी है। होता ये कि चीन का नाम लेते ना सब भड़क उठते हैं, और चीनी करेंसी, चीनी करेंसी क्या इलीगल है भाई? जिस तरह चीनी करेंसी उसी तरह सऊदी रियाल, उसी तरह दिनार, उसी तरह दरम, डॉलर भी तो क्या हो गया उसी तरह डॉलर। मगर वो है एक सिलसिला कि अच्छा रूस से तेल लेते हैं और चीन के करेंसी में पेमेंट करते हैं। जो वर्ड मेरा ख्याल है चीन इन सेल्फ